मैं सचिन भाटीवार स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर पर। कैसे आप लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज की आपकी क्लास मॉनेटरी पॉलिसी की, मुद्रा की एक नीति होती है मॉनेटरी पॉलिसी, उसकी बात करेंगे हम लोग। इन्फ्लेक्शन जो होता है ना, मुद्रास्फीति, उसको बाद में पढ़ेंगे यार। थोड़ा बहुत ही ऐसे हिडिच वाला टॉपिक था वो ना, मैंने काफी प्रयास किया उसे सरल बनाने का, है ना, लेकिन वो सरल बन ही नहीं पा रहा था। तो जल्दी मैं उसका कोई नया तरीका इजाद करूंगा, खोज लूंगा कोई अच्छा सा तरीका जिससे आपको बड़े प्यार से समझ में आए। इकोनॉमिक्स अगर देखो तुम्हारे किसी के बीए वगैरह में सब्जेक्ट रहा है ना, आर्ट्स का या फिर एमए जिसने की है, वो बच्चा जानता है कि इन्फ्लेक्शन वाला टॉपिक होता है ना, वो फर्स्ट ईयर में भी चलता है, सेकंड ईयर में भी चलता है वो ना, और आई थिंक थर्ड ईयर में ना है वो यार, और मुझे कंफर्म ध्यान नहीं है, थर्ड ईयर में शायद ना है वो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में चलता है इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन सबसे ज्यादा हार्ड है। सेकंड ईयर में तो हाइपर इन्फ्लेक्शन और स्टैग्फ्लेशन पे पूरा का पूरा चैप्टर ही वही 2-3 चैप्टर है कम से कम, ठीक है। तो सबसे हार्ड टॉपिक होता है मुद्रास्फीति। और प्रश्न कैसे बनते हैं वहां से कि निम्न में से किन को फायदा होगा मुद्रास्फीति से, किन को लाभ होगा मुद्रास्फीति का, निम्न में से कौन सा कारण है, कौन सा कारण ना है, अर्थ क्या होता है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। प्रश्न तो बहुत इजी बनते हैं। अब यार मैं उसको आधा भी नहीं पढ़ा सकता, पढ़ाना तो मुझको पूरा ही पड़ेगा, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा डिले कर दिया है कि उसका एक पहले मैं तरीका ढूंढूंगा उसको अच्छे से समझाने का, उसके बाद पढ़ाऊंगा मैं वो टॉपिक। और वो टॉपिक पूरे यूट्यूब पे भी ना मिलेगा तुम्हें कहीं पे, ठीक है। और ऐसा टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है। तो आशा उम्मीद रहेगी तुम लोग सहयोग बना के रखोगे, ठीक है। तो आज पढ़ते हैं मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति के बाद बैंकिंग सेक्टर पढ़ेंगे, फिर फिक्सल पॉलिसी पढ़ेंगे, राजकोषीय नीति जिसमें बजट वगैरह आता है, बजट वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। यूनियन बजट 2019-20 पढ़ेंगे। सर जी कॉमर्स में भी है गुरुदेव? हाँ बिल्कुल, कॉमर्स और तो इकोनॉमिक्स है की बात हो गई, ठीक है। बाबू ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं ना। देखो ये टॉपिक है ना, टॉपिक ये बड़ा प्यारा टॉपिक है यार। प्यारा मतलब ऐसा टॉपिक है जो तुम पढ़ लोगे, सिर्फ एक बात को तुमने पकड़ लिया ना सही से, तो पूरे टॉपिक को क्लियर कर दोगे तुम लोग यार, पूरे टॉपिक को क्लियर कर दोगे, इतना मेरा वादा है तुमसे, ठीक है। जो अगर तुमने एक चीज को क्लियरली पढ़ लिया ध्यान से, तो ये मेरा यकीन मानो तुम लोग पूरे टॉपिक को क्लियर कर दोगे। अब मेरे तरीके से, देसी तरीके से समझाऊंगा, मेरी भावना को समझोगे तो प्रश्न गलत ना करोगे कभी भी। बड़ा मस्त टॉपिक है, शानदार टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। देखो बाबू, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, क्या आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी प्रक्रिया को काट देना यार, यहां से प्रक्रिया को काट देना, कहां से लिखा गया है, चलो देखो। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी मुद्रा के संबंध में बनाई गई नीति। किसके संबंध में? ए पॉलिसी मेड इन रिलेशन टू द करेंसी। मुद्रा के संबंध में बनाई गई एक नीति जो क्या होती है, जिसके माध्यम से या तो मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया जाता है या मुद्रा की मात्रा को घटाया जाता है, ठीक है। या तो मार्केट के अंदर बहुत सारा पैसा होता है या मार्केट में पैसे की क्या होती है, कमी होती है। दो स्थितियां बनती है। देखो तुम लोगों ने एक चीज ध्यान में देखी होगी कि अचानक से दीपावली का त्योहार आया और बहुत सारे लोगों ने मोटरसाइकिल गाड़ी खरीद डाली। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बैंकों ने ऑफर दे दिए, एचडीएफसी ने ऑफर दिया कि कार लोन लो मात्र 10% की ब्याज दर पर। हीरो मोटोकॉर्प ने आपका मोटरसाइकिल ले जाओ स्प्लेंडर प्लस 8% की ब्याज दर पर, है ना, त्योहारों के मौसम में, क्योंकि उस टाइम पे पैसे की जरूरत होती है। तो वो क्या कारण होता है कि वो बैंक ऐसे मन में मर्जी आ जाए तभी दे देते हैं क्या ऑफर? वो ऑफर ऐसे ही नहीं देते, उसके पीछे किसकी, गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। वो क्या होती है? गवर्नमेंट की नीतियां होती है। कोई बैंक मन में आई उतने लोन दे सकता है क्या? ना दे सकता, पहले उससे परमिशन लेनी पड़ती है। किससे? आरबीआई से, क्योंकि सारे बैंक किसके अंडर काम करते हैं? बैंकों का बाप कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक का, सेंट्रल बैंक है कौन? तो वो एक नीति बनाता है। सेंट्रल बोर्ड होता है, केंद्रीय बोर्ड होता है। केंद्रीय बोर्ड किसका?
इसका आरबीआई का जो गवर्नमेंट के थ्रू काम करता है, वो क्या बनाता है, कुछ ऐसी पॉलिसी बनाता है जिससे मार्केट के अंदर या तो पैसे की मात्रा को घटा दे या फिर बढ़ा दे। मार्केट से सीधा सिंपल शब्दों में मेरी बात सुनो, देखो तुम, मार्केट से पैसे की मात्रा बढ़ाना या घटाना क्या कहलाता है, मौद्रिक नीति कहलाता है। कि एक ऐसी नीति, एक ऐसी पॉलिसी जो किसके संबंध में है बेटा, मुद्रा के संबंध में है, जिसके माध्यम से, जिसके कारण या तो हम क्या करेंगे, मुद्रा की मात्रा को घटाएंगे या बढ़ाएंगे। ए पॉलिसी मेड इन रिलेशन टू द करेंसी थ्रू विच आइदर द अमाउंट ऑफ करेंसी इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज। या तो हम मुद्रा की मात्रा को घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। कौन सी पॉलिसी कहलाती है, मौद्रिक नीति कहलाती है। क्या कहलाती है, मौद्रिक नीति, आरबीआई। एक कह रहा कुछ दिख ना रहा है, सब कुछ दिख रहा है, खच्चड़ों की तरह बात मत करो। हाँ, एयरफोर्स वगैरह में ऐप पर क्वालिटी कम करो, डाटा खत्म हो जाता है। करेंगे जल्दी करेंगे, कंचन करेंगे जल्दी, ठीक है। बोलो क्लियर। अब देखो आगे बात करते हैं कि किस कारण, ये 4 उद्देश्य बताऊंगा बाबू। कितने उद्देश्य बताऊंगा, 4 उद्देश्य बताने का काम करूंगा, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी के 4 उद्देश्य, बड़ा मस्त सा टॉपिक है। चाहता तो मैं इसको आज ही कंप्लीट करता, पर मैं सोच रहा था इसको थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। अरे क्या हो रहा है इसके डिजिटल बोर्ड के, ये मरेगा मेरे हाथों से और कुछ ना है। मॉनेटरी पॉलिसी के उद्देश्य देखो, मॉनेटरी पॉलिसी के उद्देश्य, ठीक। अब देखो मेरी बात सुनो, परिभाषा तुमने देख ली, 4 उद्देश्य सुनो। देखो, अर्थव्यवस्था में कीमत स्थिरता बनाए रखना, प्राइस की स्टेबिलिटी। ऐसे नहीं है कि बैंक अपनी मनमर्जी से लोन बांट सकता है। कीमत स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी का काम कौन करती है, मॉनेटरी पॉलिसी करती है। कि इसके माध्यम से लोन की कीमतों को कंट्रोल किया जाता है, लोन के अमाउंट को, लोन की प्राइस को कंट्रोल किया जाता है। बैंक अपनी मनमर्जी से लोन के अंदर अप्लाई नहीं कर सकता ब्याज की दरों को। शाबाश, देखो, ब्याज की दरों का नियंत्रण, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रेट, ब्याज की दरों पर क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। अर्थव्यवस्था में प्राइस स्टेबिलिटी की जाती है। देखो, जहां जहां गोला लगा रहा हो ना, उनको याद रखना। ब्याज दर को नियंत्रित, कीमत स्थिरता, मंदी होती है अर्थव्यवस्था में, और अवस्फीति, अवस्फीति क्या होती है, ज्यादा पैसा, मंदी क्या होती है, कम पैसा, है ना। मुद्रास्फीति क्या होती है, फैलाव, मुद्रा का फैलाव। देखो एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं तुम्हें। कि मान लो तुमने 1 तारीख को 10 रुपए में 5 केले खरीदे। कितने केले खरीदे, 5 केले खरीदे, ठीक है। तुमने 10 तारीख को, तुमने 1 तारीख को, ठीक है। तुमने अगले महीने की 10 तारीख को, तुमने 10 तारीख को क्या काम किया, 10 रुपए में 4 केले खरीदे। कितने केले खरीदे, 4 केले खरीदे। मतलब केला महंगा हो गया, केला महंगा हो गया। तुम्हारे अकॉर्डिंग तो क्या हुआ, केला महंगा हो गया। लेकिन तुमने एक बात ध्यान नोटिस की, क्या, पैसे का पावर भी कमजोर हो गया। भाई रुपया 10 पहले भी था, 10 आज भी है, 10 पहले भी था, 10 आज भी है। लेकिन पहले 5 केले थे, मतलब रुपया ज्यादा पावरफुल था। आज 4 केले, मतलब थोड़ी सी रुपए की वैल्यू कम हुई है। रुपए की, केला तो महंगा हुआ है, लेकिन दूसरी बात पर सोचो। अरे सिंपल सी बात है, 2 बातें। तुम्हें ना ऐसे एग्जांपल देके समझाने में सही रहेगा। तुम बड़े देसी तरीके से समझा करो यार, है ना। इकोनॉमिक्स बड़ा मस्त सब्जेक्ट आपके जीवन से रिलेटेड है। ये पानी का गिलास है भाई, बाबू पानी का गिलास है ना बच्चा, ठीक है। ये पानी का गिलास है। एक बच्चे से पूछा मैंने कि ये क्या है, कितना पानी है, वो उसने कहा गुरुजी आधा भरा हुआ है। सही बात है। दूसरे बच्चे ने कहा गुरुजी आधा खाली है। तो बात तो दोनों ही सही है, गलत तो नहीं कह रहा। केवल पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग तो पता चल रही है, वो तो छोड़ो पॉजिटिव नेगेटिव का। 2 सोच ही तो पता चली। एक ने कहा आधा भरा है, सही बात है। एक ने कहा आधा खाली है, सेम बातें हैं दोनों, वही बात है।
केला तो महंगा हुआ है लेकिन रुपए की वैल्यू भी तो कम हो गई, या 10 रुपए में 4, उसे कहते हैं बेटा मुद्रास्फीति। क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। मतलब मुद्रा का फैलाव हो जाता है, पैसा ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और अवस्फीति क्या होती है? ज्यादा मुद्रा, बहुत अधिक मात्रा में मुद्रा हो जाती है कि 1000 रुपए में एक केला मिलने लग जाए तो सोचो तुम लोग, तुम्हारे पास तुम्हें 12 केले लाने के लिए 12,000 नोट ले जाने पड़ेंगे, ठीक है। एक केलों का ट्रक भरने के लिए एक नोटों का ट्रक भर के ले जाना पड़ेगा। ऐसी कई देशों में स्थितियां होती है, आपने देखा होगा। कुछ दिनों पहले जिम्बाब्वे में ऐसी हुई थी, ठीक है। 1920 के दशक में जर्मनी में ऐसा हो गया था। जर्मनी में लोग पैसे से आग तपा करते थे, आग आग ईंधन के रूप में काम में लेने लगे नोटों को। क्यों? क्योंकि वहां पर अर्थव्यवस्था में कैसी अवस्फीति की स्थिति होगी। अवस्फीति को क्या कहते हैं बच्चा? डिफ्लेशन। क्या कहते हैं? डिफ्लेशन, ठीक है। शाबाश, बोलो समझे कि नहीं समझे? ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्लियर? देखो कितना प्यारे तरीके से समझा रहा हूं मैं, इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल ढूंढ ढूंढ के लाता हूं तुम्हारे लिए। तीसरा बेटा देखो, 4 बातें याद रखना। अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति के उद्देश्य पूछेगा या काम पूछेगा, निम्न में से मौद्रिक नीति का कौन सा कार्य ना है। 4 ऑप्शन छांटे हैं मैंने विभिन्न पीसीएस या आपके एसएससी लेवल के एग्जामों में क्वेश्चंस जो बने हैं उनके आधार पर। कीमत की स्थिरता, ब्याज की दरों का नियंत्रण, मंदी और अवस्फीति को दूर करना और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, मुद्रा के फैलाव को नियंत्रित करना, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। ये 4 बातें लिख ली तुम लोगों ने। बोलो यहां से कोई दिक्कत है? इज दैट क्लियर? शाबाश 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 शाबाश। चलो बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। चलो ठीक है, ठीक, आगे आ जाओ। ये मुद्रा के चार उद्देश्य हो गए, ठीक है। समझने वाला बच्चा समझ गया, खच्चड़ बच्चा अभी पढ़ा है, ठीक है। देखो सुनो, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा बाबू ना। देखो देखो, मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी के नाम से जानते हैं इसको। किसके नाम से जानते हैं? एमपीसी के नाम से इसको जाना जाता है। एक बार इस पूरी लाइन को पढ़ो तुम लोग। क्लियर? अब देखो सुनो मेरी बात। देखो ठीक है, एक कुछ बच्चे रिपीट का रोड़ा लगा रखा है, वो लेट आए हैं, वो दोबारा से देख लेना वीडियो को। और बाकी बच्चों को डिस्टर्ब मत करो, फालतू कमेंट मत करो, पढ़ लो चुपचाप। देखो एमपीसी का गठन कौन करता है? एमपीसी केंद्र सरकार द्वारा गठित होती है भाई। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर भागीदारी होती है। आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत धारा 45 ZB में, किसमें? 45 ZB के अंदर किसका उल्लेख है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। कब बनी थी ये? ठीक है, काम होता है इसका मौद्रिक नीति का निर्माण करना और उसका एनालिसिस या उसकी ओवरव्यू करना। क्या? उसको रिव्यू करना। क्या करना? उसको रिव्यू या ओवरव्यू करना, या आपका एनालिसिस करना। देखो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 45 ZB ऑफ
आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45 ZB के तहत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का निर्माण किया गया। इसका काम क्या होता है? निर्माण इस समिति का काम क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाना और उसकी समीक्षा करना, एनालिसिस करना। देखो बेटा, अगर पूछे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कौन निर्मित करता है तो आरबीआई करता है। ये बात याद रखना। किसी भी देश का सेंट्रल बैंक, ठीक है, किसी भी देश का केंद्रीय बैंक, किसी भी देश का किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा, ऐसे नहीं कि भारत में होती है मॉनेटरी पॉलिसी, सारे देशों में होती है। किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा मौद्रिक नीति का निर्माण किया जाता है। मौद्रिक नीति का निर्माण किया जाता है। मौद्रिक नीति का निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। ये बात कंफर्म याद रखोगे, पूछा जा चुका है कई बार प्रश्न। अगर समिति के संदर्भ में पूछे तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का निर्माण क्या काम ही क्या होता है? पॉलिसी निर्माण, उसका एनालिसिस करने का काम होता है। क्लियर? क्लियर? ठीक है, शाबाश। अब सुनो मेरी बात। कौन सी धारा? धारा ZB 45 ZB के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। कौन से अधिनियम की? आरबीआई अधिनियम की धारा 45 ZB में। ठीक है, इस कमेटी के गठन का प्रावधान है। कौन सी कमेटी का? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। अब सुनो मेरी बात, ये कमेटी बनी कब? इसका गठन कब हुआ? सितंबर 2016 में। कब हुआ? सितंबर 2016 में किया गया था। इसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं। कितने? 6 मेंबर, जिनमें से तीन मेंबर और 3 मेंबर होते हैं एक्स ऑफिशियो या पदेन। क्या होते हैं? जो पद पर बैठे रहते हैं। और 3 कौन होते हैं? भारत सरकार द्वारा नामित, भारत सरकार द्वारा नामित, नॉमिनेटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट, नॉमिनेटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। भारत सरकार द्वारा नामित 3 आदमी, और 3 आदमी पदेन होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनकी आगे चर्चा करूंगा। सबसे पहले ये लिखोगे साथ में, पीडीएफ में ना लिखा हो तुम लिख लोगे। 3 मेंबर एक्स ऑफिशियो होते हैं। ठीक है, एक्स ऑफिशियो किन्हें कहते हैं? जो पद पर बैठे रहते हैं, पदेन। और 3 मेंबर होते हैं बेटा भारत सरकार द्वारा नामित, नॉमिनेटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। इसका गठन, मॉनेटरी पॉलिसी का गठन कब किया गया था? कमेटी का, इस कमेटी का गठन किया गया था सितंबर 2016 में। सितंबर 2016 में। शाबाश। ओ भाई रुक जाओ रे। अरे मेरे बाबू, मेरे बच्चा, मेरे सुंदर बच्चों, रुक जाओ। हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो रही हो। आई विल सोल्यूट दैट टुडे, आई विल सोल्यूट दैट। पक्का सॉल्यूशन कर दूंगा इसका। ठीक, 100% कर दूंगा, यकीन मानो तुम मेरा, है ना। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो जो क्लास छूट गई है पीछे की वो एक बार दोबारा देख लोगे, है ना। लास्ट में दोबारा रिपीट कर दूंगा। ठीक है।
अब बीच में डिस्टर्ब मत करो, वो पढ़ लो चुपचाप। अब चल रहा ना सब कुछ सही, अब देख लो, ठीक, अब देख लो, पढ़ लो। देखो टोटल 6 सदस्य होते हैं। सितंबर 2016 में गठन हुआ था। 3 मेंबर एक्स ऑफिशियो होते हैं और 3 मेंबर इंडियन गवर्नमेंट द्वारा नामित होते हैं। चलो क्लियर। रसगुल्ले जैसा ही टॉपिक है बेटा, ये बहुत मस्त टॉपिक है ना, एकदम रसगुल्ला खिला दूंगा। एक एक चीज समझ में आ गया तो चुटकियां बजाते क्लियर कर दोगे, ठीक है। देखो संरचना आ गई भाई, संरचना जो तुम्हारे मन में था वो देखो। सबसे पहले 3 पदेन आदमियों की बात करते हैं। सबसे पहले उनकी बात करते हैं जो इसका सबसे पहले देखो, 1 नंबर पे याद रखो पदेन अध्यक्ष, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, गवर्नर ऑफ आरबीआई। अब देखो यहां पे मैंने पीडीएफ में ना लिख रखा, इसलिए तुम याद रखोगे आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास कौन है? अध्यक्ष कौन होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का? एमपीसी का स्ट्रक्चर है, एमपीसी का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का स्ट्रक्चर है। शक्तिकांत दास वर्तमान में इसका अध्यक्ष है। जो कौन बनता है अध्यक्ष? भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर बनता है। इसका पहला पदेन सदस्य और दूसरा पदेन सदस्य, दो क्या होते हैं बेटा? एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। पहला सदस्य होता है भारतीय रिजर्व बैंक का उप गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। अब एक बात याद रखना, 4 आदमी होते हैं जो रिजर्व बैंक के उप गवर्नर होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का एक गवर्नर होता है, 4 उप गवर्नर होते हैं, 4 रीजनल जो होते हैं ना, 4 रीजन्स के गवर्नर होते हैं ना, आपके दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है। ये बाबू याद रखना, मैं रिजर्व बैंक में पढ़ा दूंगा पूरा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं इसको, रिजर्व बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बीओडी कहते हैं, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसको पूरा पढ़ा दूंगा। 21 सदस्य होते हैं टोटल, उसमें सबकी बात करेंगे, देखो, है ना। तो पहला पदेन सदस्य कौन? भारतीय रिजर्व बैंक का उप गवर्नर, ठीक है, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। अब मेरी बात याद रखो, देखो वर्तमान में केवल 3 ही उप गवर्नर है आरबीआई के। कितने? 3। एम के जैन, बीपी कानूनगो और माइकल पात्रा, ये 3 उप गवर्नर है। बता देता हूं मैं कौन? बीपी कानूनगो, महेश कुमार जैन और आपका माइकल पात्रा। तो कौन सा उप गवर्नर इसका सदस्य होता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो वर्तमान में माइकल पात्रा जी, माइकल पात्रा इसके क्या है? वर्तमान में सदस्य है, पदेन सदस्य माइकल पात्रा। बाबू याद रखना, बदला है ये विरल वी आचार्य। देखो पहले महेश कुमार जैन था एमपीसी का मेंबर, फिर आपका विरल आचार्य को बनाया, फिर आचार्य जी ने इस्तीफा दे दिया अपना। तो ये माइकल पात्रा पहला ऑफिसर था इसका। पहले किसका था? एक सदस्य था आरबीआई का, आरबीआई का एक अधिकारी था। वर्तमान में इसको गवर्नर बनाया गया, उप गवर्नर, थोड़े से दिन पहले, और एमपीसी का मेंबर भी बनाया गया है बेटा। अब पदेन सदस्य तीसरे नंबर का, केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित आरबीआई का एक अधिकारी, एन आरबीआई ऑफिसर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल बोर्ड। सेंट्रल बोर्ड कौन सा? जो केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, उसके द्वारा। हाँ, माइकल देवव्रत पात्रा, है ना, ये पूरा नाम है इनका, ठीक है। क्लियर? अब तुम पूछोगे कि गुरुजी ये कौन है ऑफिसर? तो इसका नाम मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसका नाम यहां लिख रहा हूं मैं, पदेन सदस्य का जनकराज। कौन आपके? आरबीआई का ऑफिसर है जनकराज, जनकराज, डॉक्टर जनकराज। इसके वर्तमान में क्या है?
सदस्य हैं। तो 3 सदस्य, अध्यक्ष शक्तिकांत दास जो आरबीआई का गवर्नर है, एक पदेन सदस्य आरबीआई का डेप्यूटी गवर्नर माइकल पात्रा, पदेन सदस्य जनक राज, केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित आरबीआई का ऑफिसर। ठीक है, क्लियर। जनक राज है, कौन आपके? जनक राज। चलो 4 नंबर पे आ जाओ। ये 4 आदमी, ये 3 आदमी कौन कौन? देखो कौन कौन है? 3 आदमी। श्री चेतन घाटे, श्री चेतन घाटे, श्री चेतन घाटे प्रोफेसर है भारतीय स्टैटिक इंस्टीट्यूट के, आईएसआई का प्रोफेसर है। भारतीय स्टैटिक इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैटिक इंस्टीट्यूट, प्रोफेसर है श्री चेतन घाटे। 2 नंबर पे प्रोफेसर पामी दुआ, पामी दुआ दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का डायरेक्टर है। किसका? दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का डायरेक्टर है। ठीक है। डॉक्टर रविंदर ढोलकिया क्या है? प्रोफेसर है आईआईएम अहमदाबाद का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आईआईएम का प्रोफेसर है रविंदर ढोलकिया। 4, 5, 6, 3 अन्य सदस्य होते हैं जो भारत सरकार द्वारा नामित होते हैं, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा या सेंट्रल बोर्ड के द्वारा नामित होते हैं। चेतन घाटे और पामी दुआ और रविंदर ढोलकिया। ठीक है। चेतन घाटे, पामी दुआ और रविंदर ढोलकिया। आगे इनके पद भी लिखे गए। अब देखो एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना बेटा, ये जो तीनों आदमी है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों आदमियों का कार्यकाल दिया गया कितना? 4 वर्ष। कितना दिया गया? 4 वर्ष दिया गया है। एमपीसी की जो बैठक होती है ना, बैठक लेटेस्ट बैठक हुई थी 1 अप्रैल को, कल 5, 7, 10 दिन पहले 1 अप्रैल 2020 को बैठक हुई थी। उस बैठक के अंदर देखो हर 2 महीने में एक बार एमपीसी आती है ना, उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश पर हर 2 महीने बाद एक बार जारी की जाती है मॉनेटरी पॉलिसी को। ठीक है। और लास्ट बैठक हुई थी 1 अप्रैल 2020 को। ठीक। तो उस 1 अप्रैल वाली के हिसाब से तुम्हें रेट बताऊंगा और उसके हिसाब से सदस्यों के नाम बताएं। ठीक, शाबाश, क्लियर। बोलो क्लियर। अब देखो इनका कार्यकाल वैसे तो 4 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन रिजर्व बैंक का, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इनका कार्यकाल बढ़ा सकती है। देखो ये लिखा हुआ, देखो देखो 4 से 6 तक के सदस्य, 4 नंबर से 6 नंबर, 4, 5, 6 का कार्यकाल 4 वर्ष होता है, या जब तक केंद्रीय बोर्ड द्वारा बदलाव न किया जाए। मतलब मिनिमम ये 4 साल तक तो रहते ही रहते हैं। अगर केंद्रीय बोर्ड चाहे तो पहले या बाद में तक इनको सदस्य बनाया रख सकता है, 4 नंबर और 6 नंबर को। ठीक, शाबाश। अप्रैल 2014 से पूर्व मौद्रिक नीति वर्ष में 8 बार जारी की जाती थी। कितनी बार जारी की जाती थी? अप्रैल 2014 से पहले कितनी बार? 8 बार जारी की जाती थी। लेकिन 1 अप्रैल 2014 को उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर भारत में 6 बार, अर्थात प्रति 2 माह बाद आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जारी की जाती है। आरबीआई के गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? भाई साहब, भारत सरकार का प्रधानमंत्री। बच्चा खच्चड़ की उतरे बात मत करो, चुपचाप सुन लो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, पर्सन छूट जाएगा एक। ठीक है। अप्रैल 2014 से पहले कितनी बार? 8 बार जारी की जाती थी। वर्तमान में कितनी बार? उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश पर, उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश पर कितनी बार? ये रहा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखोगे। 1 अप्रैल 2014 को उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर, फ्रॉम द रिकमेंडेशन ऑफ उर्जित पटेल कमेटी, ठीक है,
मॉनेटरी पॉलिसी डिक्लेयर्ड 6 टाइम इन ए ईयर, कितनी बार? वर्ष में 6 बार, प्रति 2 माह से, प्रति 2 माह से जारी होती है, प्रति 2 माह से, पर 2 मंथ्स, कितने दिन से? प्रति 2 माह से जारी होती है आपकी कौन सी? ये वाली चीज, ठीक है। 1 अप्रैल 2014 को उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर वर्ष में 6 बार घोषित की जाती है, प्रति 2 माह से। बाबू याद रखना, एक आगे आएगी बात, आगे लिखी है मैंने, पीडीएफ में मेंटेन की है। जो बैठक होती है ना मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक, जो हर 2 माह में एक बार होती है, उसका उल्लेख आरबीआई एक्ट की धारा Z45ZL में है। ZB में याद रखना बेटा क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी का उल्लेख है, ठीक है। शाबाश, कमेटी का। ठीक है, क्लियर? बोलो क्लियर, लिख लिया? चलो आगे चलते हैं। अब आगे टूल्स, मॉनेटरी पॉलिटी के टूल्स। देखो टूल्स, मौद्रिक नीति के उपकरण। उपकरण देखो, उपकरण होते हैं 2 प्रकार के। उपकरण कितने प्रकार के होते हैं? टूल्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहले बाबू मात्रात्मक उपकरण, जिन्हें क्वांटिटिव टूल्स कहते हैं। एक होते हैं गुणात्मक उपकरण, जिन्हें कहते हैं क्वालिटिव टूल्स। तो सबसे पहले मात्रात्मक उपकरणों की बात करते हैं। मात्रात्मक उपकरण होते हैं टोटल 6। देखो 3 तो नीतिगत दरें हैं, पॉलिसी रेट है 3 तो। कौन कौन सी? बैंक रेट, आपकी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, आपका CRR, MSF और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, केस रिजर्व रेशियो और वैधानिक तरलता अनुपात, है ना, SLR। 3 होते हैं अनुपात, और एक होता है बेटा ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाएं, CRR, ठीक है। और पहले आरबीआई जारी करता था, कमेटी से पहले आरबीआई खुद जारी किया करता था। आरबीआई खुद जारी करता था पहले, याद रखना इस बात को। कमेटी 2016 में बनी है, सितंबर 2016 में निर्माण हुआ था कमेटी का, तो ठीक है। इससे पहले आपका आरबीआई खुद बनाया करता था, रेटों को खुद डिसाइड किया करता था अपने हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहली बात करेंगे 1 नंबर के ऊपर। देखो कंसेप्ट समझोगे ना तो एक भी गलती ना करोगे, मेरा वादा है इतना, मेरा वादा। अगर कंसेप्ट समझोगे ना तुम एक एक रेटों का, तो 3 रेट आज पढ़ाऊंगा, 3 कल पढ़ाऊंगा। सुन लो ध्यान से। 1 नंबर पे बात करते हैं किसकी? रेपो रेट की। किसकी बात करते हैं? रेपो रेट की। ध्यान से सुनना, रेपो रेट क्या होती है। देखो रेपो रेट मैं तुम्हें 3 तरीकों से समझाऊंगा, चित्र से, परिभाषा से और एक फ्लो चार्ट से। 3 प्रकार से एक ही चीज को समझाऊंगा। अगर एक चीज समझ गए ना, एक चीज, जैसे रेपो रेट तुम्हारा क्लियर हो गया, रेपो रेट, तो तुम कोई सी भी रेट ना भूलोगे। कैसे भी प्रश्न पूछे, कैसे भी घुमा फिरा के तुम गलत ना करोगे, तुम गलत ना करोगे, मेरा दावा। देखो सबसे पहले इससे डायग्राम से समझते हैं। देखो ये कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ये इससे कौन जुड़ा हुआ है? बैंक जुड़ा हुआ है। और बैंक से कौन जुड़े हुए? हम जुड़े हुए, कस्टमर। कौन जुड़े हैं? हम। देखो तीर का निशान किस ओर है? बैंक की ओर। मतलब ये आरबीआई क्या करेगा? एक रेट से ऋण देगा। देखो अल्पकाल के लिए उधार दी गई राशि की दर क्या कहलाती है? रेपो रेट कहलाती है। देखो वह दर जिस पर आरबीआई अपने संबंधित बैंकों को अल्पकाल, याद रखना, शॉर्ट टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। देखो वो क्या कहलाती है बच्चा? बैंक दर कहलाती है, बैंक रेट।
आरबीआई द्वारा अपने संबंधित बैंकों को अल्पकाल के लिए उधार दी गई राशि की दर क्या कहलाती है? रेपो रेट कहलाती है। बैंक दर नाम लिख दिया। रे यार ये पीडीएफ में गलती है भाई, यहां पे रेपो रेट करना, रेपो रेट करना, रेपो रेट, रेपो रेट। ये पीडीएफ में गलती है भाई, ये गलती से लिखा गया है, ये लिखते टाइम पे गलती। रेपो दर कहलाती है। क्या कहलाती है? रेपो दर, रेपो दर। देखो जिसको मेरे मैं ऐसे समझते ना कि मैं बात ज्यादा करता हूँ, वो भाई अपने हिसाब से देख ले यार, मेरे से पढ़ने की उसको कोई जरूरत ना है यार। अब मैं जैसा मेरा पढ़ाने का तरीका वैसा ही पढ़ाऊंगा, अब तुम्हारे अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा मैं, है? खच्चड़, शर्म ना आती थोड़ी बहुत। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग मुझको बंदर तो हो नहीं यार कि तुम मुझे हंटर लेके नचाओगे और नाचता रहूंगा मैं। फालतू बकवास मत किया करो, ठीक है ना? रुपए दिए तो इसका मतलब कोई एहसान ना कर रहे तुम हम पर, ठीक है? पढ़ने के लिए दिए, पढ़ा रहे हैं शानदार तरीके से, कंटेंट दे रहे हैं एक नंबर का, A1 कंटेंट दे रहे हैं, उसके बावजूद ऐसा कहते हो तुम लोग। और ये खच्चरपंथी बंद कर दो, कोई फालतू कमेंट ना करेगा। क्लास के अंदर डिस्ट्रैक्शन पैदा करने का काम मत करो। जो बच्चा पढ़ने आता है ना वो चुपचाप पढ़ता है, कमेंट करते रहते थे बकवास। कोई व्हाट्सएप नंबर मांग रहा है, कोई कुछ क्या मांग रहा है। मैं आरबीआई पढ़ा ही नहीं रहा, तुम यहाँ पे क्यों फालतू के प्रश्न पूछ रहे हो? कौन गवर्नर को अपॉइंट करता है, कौन डिप्टी गवर्नर को? इतनी ज्यादा इच्छा हो रही है, जब आरबीआई में पढ़ाऊं तब पूछ लेना। तुम लोगों में से कितने खच्चड़ों ने कुछ ना पूछा कि गुरुजी मीटिंग कब होती है, क्या होती है? वो पूछने का प्रश्न है, वो नहीं पूछते नहीं है, तीसरी खोदते हैं। भाई मेरे माफी दे दो, अगर ना पढ़ना चुपचाप क्लास से निकल जाओ। फालतू कमेंटों की तरफ मेरा ध्यान जाता है, वरना मैं कल से इस लैपटॉप को बंद रखूंगा, एक सिंगल कमेंट ना पढ़ूंगा, चुपचाप पढ़ा के चला जाऊंगा, फिर मुंह देखते रहना। हद है यार, मतलब सर पर चढ़ रहे हो बिना फालतू के अंदर। इतने तरीके से, तीन तीन चार चार तरीकों से समझाने का प्रयास करता हूं, कैसे भी कि एकदम प्यारी लैंग्वेज में देसी तरीके से समझ में आए सारी चीजें। और इतना खच्चर सब्जेक्ट है, कोई नहीं पढ़ता इसको, नींद आती है इसे पढ़ते ही। 2-3 प्रश्न आते हैं, कई बच्चे तो छोड़ ही देते, बोले मुझे ना पढ़ना, समझ में ना आता मेरे, ठीक है? इतना प्यारा टॉपिक तरीके से समझा रहा हूं, फिर भी पता नहीं क्या है यार। तुम्हारे लिए पूरी पूरी रात रात भर जग जग के आदमी मेहनत करे, और उसके बाद तुम ये ऊपर से इनाम देते हो यार, कोई वो तो है नहीं। खच्चड़। एक ऐसी दर जो क्या होती है, अल्पकाल के लिए उधार दी गई, शॉर्ट टर्म रेट लोन होते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं उसको? रेपो रेट कहते हैं। अब रेपो रेट का कंसेप्ट सुनो, देखो क्या प्रभाव पड़ेगा रेपो रेट में बढ़ने पर और क्या प्रभाव पड़ेगा रेपो रेट के घटने पर। अब देखो छोटी सी बात बीच में जो मैंने पहले बताई थी उसको यहाँ पे लिख लोगे। ये पहले लिखना था पर पहले मुझे याद नहीं रहा था पीडीएफ बनाते टाइम पे, इसलिए मैंने बीच में इंक्लूड किया था कि जो बैठक होती है ना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, समिति की बैठक का मेंटेनेंस धारा 45ZL में, बेटा याद रखना 45ZL में, 45ZL में बेटा, ठीक है? 45ZL में है। और मीटिंग, ये मीटिंग का है, बैठक का उल्लेख है यहाँ पर 45ZL में। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी समिति कितनी धारा में है? समिति 45ZB में है, 45ZB में। ये याद रखना, बस दो बातें याद रखना। धारा 45ZL है ना, वो क्या बताती है? बैठक का उल्लेख बताती है। और जो प्रति 2 माह में एक बार होती है बैठक। कब होती है? वर्ष में 6 बैठक होती है, जितनी बार जारी होगी उतनी बार बैठक होगी सर। ZL में, ठीक है? क्लियर? अब सुनो मेरी बात, क्या प्रभाव पड़ेगा मॉनेटरी पॉलिसी से? देखो देखो
सबसे पहले वृद्धि की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? वृद्धि की बात करते हैं। देखो वृद्धि की बात, सबसे पहले वृद्धि की बात करते हैं। देखो मैंने अंडरलाइन जहां जहां कर रखा, मैंने 4 शब्दों पर कर रहा। पहले मैं गोले कर देता हूं। इन गोले वाले शब्दों पर जब मैं पहुंचू ना तो ध्यान देना इन पर, ठीक है। जब मैं गोले वाले शब्दों पर पहुंचू तो तुम ध्यान देना। इंग्लिश में भी गोले कर देता हूं, ठीक है। एक्सपेंसिव, ठीक है। देखो सबसे पहले याद रखना, देखो रेपो रेट। देखो रेपो रेट क्या थी? बैंक लोन लेता है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। आरबीआई, मैं आरबीआई हूं और ये बोतल एक बैंक है। एक बोतल क्या बैंक है? ये सॉरी ये आरबीआई है और मैं बैंक हूं। ध्यान से सुनना। मैं आरबीआई के पास गया कि मुझे लोन चाहिए, तो आरबीआई ने मुझसे कहा कि 6% ब्याज दर लूंगा और ये ले जाओ 50 करोड़ रुपए। कितने रुपए ले जाओ? 50 करोड़ रुपए। मैंने कहा ठीक है। मैंने वो 50 करोड़ रुपए किसे दे दिए? मैं बैंक हूं, मैंने जनता आपको दे दिए। आपको दे दिए ब्याज पर। मैंने 6% पर आरबीआई से लिए, आपको कितने पे दिए? 8% पर दे दिए। क्या दे दिए? 8% पर दे दिए। अब मुझे 50 करोड़ खत्म हो गए मेरे पास। मैं दोबारा आरबीआई के पास गया कि मुझे और पैसे दो, तो बोला कितने दो? तो मैंने कहा 50 करोड़ और दे दो। तो इस बार मुझे आरबीआई ने कहा कि मैं 8% रेट लूंगी। आरबीआई मुझसे क्या कह रही है कि 8% रेट लूंगा। तो मैं बताओ लूंगा क्या? पैसे लूंगा मैं। अगर मैं ले लिया मैंने पैसा तो मैं क्या करूंगा? आपको मैं 10% पर दूंगा। कितने पे दूंगा? 10% पे। पहले आपको 8% पे मिल रहा था, बाद में आपको 10% पे मिल रहा था। क्योंकि मुझे तो आरबीआई ने, मैं बैंक हूं, मैं पैसे बनाता तो नहीं, मैं तो किससे लाता हूं? आरबीआई से लेके आता हूं। कहां से लेके आता हूं? आरबीआई से, क्योंकि वही बनाता है पैसे तो भाई, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, आरबीआई से लाता हूं, वो पैसे बनाता। अब सुनो मेरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात सुनो। क्या इससे क्या समझे तुम? कि तुमने जैसे ही इस बोतल आरबीआई ने रेट बढ़ाई, वैसे ही तुम लोगों ने लोन लेना कम कर दिया, क्योंकि तुम्हें 10% तुम पर प्रभाव पड़ा सीधा सा। बस इतनी बात समझ गए? ध्यान से सुन लो कि रेपो दर में वृद्धि करने पर बैंकों की तरलता, तरल होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी को कहते हैं बच्चा, लिक्विडिटी शब्द का अर्थ होता है पैसे की मात्रा से संबंधित बात है। किससे? क्वांटिटी ऑफ मनी, पैसे की मात्रा से। तो लिक्विडिटी में कमी आएगी क्योंकि बैंक लेना बंद कर देगा पैसा। किससे? आरबीआई से। और जब वो कमी आती है तो ऋण, लोन क्या होते हैं? महंगे हो जाते हैं भाई। पहले 8% पे मिल रहा था, एक्सपेंसिव हो गया, अब 10% पे मिल रहा है। तो अर्थव्यवस्था में पैसे की कमी हो जाएगी। अर्थव्यवस्था में अगर लोन महंगे हो गए तो तुम लोग लोन ना लोगे, और अगर तुमने लोन ना लिया तो क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था में पैसे की कमी हो जाएगी। पैसे की कमी को क्या कहते हैं? संकुचन कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं? संकुचन। अर्थव्यवस्था में कैसी स्थिति हो जाएगी? संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। बेटा वृद्धि करने पर बैंकों की तरलता में कमी आती है तथा ऋण महंगे हो जाते हैं और अर्थव्यवस्था में मुद्रा संकुचन की स्थिति आ जाती है। किस बच्चे को प्रॉब्लम है? हाँ, सरल भाषा में रेपो रेट बढ़ेगी तो लिक्विडिटी। अरे बेटा M1 M2 M3 अलग चीजें होती है, रुक जाओ एक बार बीच में। रेपो रेट, क्लियर क्लियर क्लियर। अगर ये बात सीख गए ना रेपो रेट वाली, तो चारों पांचों छह रेट क्लियर हो जाएंगी। चारों पांचों छह रेट क्लियर, जिंदगी में पढ़नी ना पड़ेगी दोबारा। बोलो बोलो, वही वाह वही वाह। क्लियर हो गया सर जी, हो गया हो गया, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हुआ ना।
ओके भाई, मजा आ गया, ठीक है ठीक है, ओके ओके। अब सुनो मेरी बात दोबारा से, अब देखो, अब अगली बात पे आओ। अभी तो रुक जाओ, एक एग्जांपल से और समझाऊंगा, रुक जाओ, चिंता मत करो तुम लोग। फिर एक क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे, फिर भी ना समझ में आया तो वापिस समझाऊंगा, पर छोड़ूंगा ना भाई, ठीक है। देखो अगली बात पे आओ। अब जस्ट इसका उल्टा, उल्टा क्या हुआ कि रेपो रेट में कमी करने पर बैंक की तरलता में वृद्धि हो जाएगी। अब वही बात, मैं बोतल से पैसे लाने गया आरबीआई से, मैं बैंक को, मैंने कहा 50 करोड़ रुपए चाहिए, तो इसने मुझे कहा 6% की रेट पे मिलेंगी। मैंने कहा दे दो, आपको मैंने दिया 8% पे। कितने पे दिया? 8% पे। दीपावली का टाइम था, मैं गया दोबारा से कि भाई जी मुझे और बैंक पैसे चाहिए, 100 करोड़ और दे दो। तो बोतल ने कहा कि ले जाओ। आरबीआई ने मुझसे क्या कहा, ये कौन है आरबीआई? और मैं बैंक हूं, मैं एक्सिस बैंक हूं। तो मैंने ये किसी ने कहा 100 करोड़ ले जाओ, बोला दीपावली का मौसम चल रहा है, 5% पे दे देंगे तुम्हें। कितने पे दे देंगे? 5% पे दे देंगे। बोला ठीक है। तो मैंने भी ग्राहकों को कह दिया कि 7% पे तुम्हें, अब तुम मोटरसाइकिल खरीदो, गाड़ी खरीदो। तो लोन क्या हो गए बेटा? सस्ते हो गए। देखो रेपो रेट के मान में कमी हुई है, देखो 6 से 5 हुई। कमी करने पर बैंक की लिक्विडिटी में क्या हो गई? वृद्धि हो गई, तरलता में। बैंक के पास बहुत सारा, देखो कम ब्याज पर पैसा देगा आरबीआई, तो मैं 50 करोड़ की जगह 100 करोड़ ले लूंगा कि 100 करोड़ दे दे भाई मुझे, 200 करोड़ दे दे। ज्यादा ब्याज लेगा तो मैं कम लेने का प्रयास करूंगा। बस तरलता में वृद्धि हो जाती है और ऋण क्या हो जाते हैं? सस्ते। लोन सस्ते हो जाते हैं, चीप हो जाते हैं, ठीक है। और अर्थव्यवस्था में प्रसार, जिससे अर्थव्यवस्था में पैसा ही पैसा जाता है, तो प्रसार हो जाता है बेटा, डिफ्यूजन। सावन तो पुराना चल रहा है, चौथी बार पढ़ रहा है मेरे से मॉनेटरी पॉलिसी। ऐसा तरीका मस्त ना अपना यार, ये बेहतरीन तरीका को मास्टर ना पढ़ा सकता, ऐसे गारंटी है मेरी। तुम मॉनेटरी पॉलिसी किताब से पढ़ने बैठना, तुम्हारा दिमाग का दही हो जाएगा, ठीक है। जीवन में याद रखना, तुम में से आधे तो ऐसे बच्चे भी हैं जो जानते हैं ना इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। बोलो क्लियर हुआ? अब हो गया क्लियर। अब देखो तीसरे तरीके पर आ जाओ मेरा। अब तुम्हें मैं फ्लो चार्ट से पढ़ाऊंगा, फ्लो चार्ट से पढ़ाता हूं, आ जाओ फ्लो चार्ट से। देखो सबसे पहले तो ये याद रखना, जो तुम स्पष्ट हो गई कि रेपो दर, रेपो रेट और तरलता, लिक्विडिटी में विपरीत संबंध पाया जाता है। एक बढ़ेगी तो एक घटेगी। रेपो दर में वृद्धि करने पर तरलता में कमी हो जाती है, लोन क्या हो जाते हैं? महंगे हो जाते हैं, और अर्थव्यवस्था में संकुचन हो जाता है। अब सुनो, एक मस्त बात बताता हूं। दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है रेपो रेट। इन इनवर्स रिलेशनशिप इज फाउंड बिटवीन रेपो रेट एंड लिक्विडिटी। रेपो रेट एंड लिक्विडिटी। अब सुनो मेरी बात, क्या हो गया? एक फ्लो चार्ट से सुनाता हूं, देखो समझाता हूं। देखो चार्ट ये बना रखा मैंने, ये बना रखा, देखो सुनो ध्यान से। देखो रेपो रेट में वृद्धि करने पर, इंक्रीमेंट करने पर, लिक्विडिटी में क्या जाता है? कमी, नीचे की ओर जा रही, कमी डिक्रीज हो जाती है, लोन महंगे हो जाते हैं, अर्थव्यवस्था में संकुचन हो जाता है, अर्थव्यवस्था में संकुचन हो जाता है। कमी करने पर वृद्धि हो जाती है और लोन सस्ते हो जाते हैं और अर्थव्यवस्था में प्रसार उत्पन्न हो जाता है। फ्लो चार्ट से समझ लो, जो बातें हमने की थी, पूरी थ्योरी की बातें, वो तुम्हारे सामने है। एक कह रहा इकोनॉमिक्स के डेमो के लिए आ जाऊंगा मैं। अरे क्यों मेरे पेट पे लात मार रहे हो? गरीब आदमी हूं मैं यार, ठीक है। पढ़ा रहा हूं मैं, पढ़ा दूंगा, बहुत हूं मैं, ठीक है। समझ गए? वर्तमान रेपो रेट है बेटा 1 अप्रैल 2020 के अनुसार, 1 अप्रैल 2020 के अनुसार 4.40% रेपो रेट है। अब एक चुपचाप से क्वेश्चन का आंसर बताओगे मुझे। अगर वो क्वेश्चन का सही आंसर दे दिया तुम लोगों ने, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हें आता है, वरना नहीं आता, ठीक है। प्रश्न सुनो, अर्थव्यवस्था में
प्रसार की स्थिति उत्पन्न होने पर, प्रसार की स्थिति उत्पन्न होने पर, उत्पन्न होने पर रेपो रेट में क्या बदलाव किए जाते हैं, क्या बदलाव किए जाते हैं। अर्थव्यवस्था में प्रसार की स्थिति उत्पन्न होने पर क्या बदलाव किए जाते हैं। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है बेटा। सबसे पहले वृद्धि की जाती है, दूसरी कमी की जाती है ना, या तो वृद्धि या कमी, या तो वृद्धि या कमी, और दोनों की जाती है, या दोनों, या दोनों, या बोथ, दोनों। इंक्रीज, डिक्रीज, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज और बोथ। आंसर बताओ जल्दी से, आंसर बताओ जल्दी से। ABCD में आंसर दो। कमी की जाती है, कमी की जाती है प्रसार की स्थिति में। मुझे रोना आ रहा है, क्यों देखा इतनी देर। फिर कह रहे जल्दी जल्दी पढ़ा दो गुरुजी, पर 2 घंटे का काम 45 मिनट में करते हो। अरे 2-3 थप्पड़ लो खस खस के मैं कान के नीचे के। विद्या कसम, अगर तुम ऑफलाइन स्टूडेंट होते ना मेरे, तुम्हें मार मार के, लठ मार मार के पढ़ाता मैं। कमी देखो, कुछ बच्चे दे रहे कमी और कुछ दे रहे वृद्धि। अब देखो ये बच्चे, देखो ये देखो, कमी वाले बच्चे कौन से और वृद्धि वाले बच्चे कौन से, मैं दोनों की सोच बताता हूं। क्योंकि मास्टर वो होता है जो हर एक स्टूडेंट की सोच जानता है, वो उसे पता होता है उसके क्लासरूम में जितने विद्यार्थी बैठे हैं वो क्या सोच रहे होते हैं। खच्चड़ों के तो खच्चड़ों, मेरी बात सुन लो तुम लोग। तुमने नाम पढ़ा, कहां गया रे वो, प्रसार नाम पढ़ा, प्रसार। तो तुम लोग क्या है, देखो देखो मैं बताता हूं तुम्हें, ये प्रसार था, बोलो कहां है, प्रसार था। तो प्रसार पर तुम कमी में आ गए। रे खच्चड़ो एक बात बताओ, कमी होगी जब होगा प्रसार। तो जब प्रसार हो रहा है ना, तो तुम लोग वृद्धि करोगे जिससे अर्थव्यवस्था में संकुचन पैदा हो। खच्चड़ो शर्म नहीं आती तुम्हें थोड़ी बहुत? तुम काय का कंसेप्ट समझे, मैं इतनी देर से झक रहा था, तुम बात को ही ना समझे। वो कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में क्या है, अर्थव्यवस्था में क्या है, प्रसार है। मतलब गवर्नमेंट प्रसार ही चाहेगी क्या? प्रसार का मतलब बहुत सारा पैसा पड़ा है? प्रसार ही चाहेगी। शर्म ना आती तुम्हें थोड़ी बहुत? रे वृद्धि होगी, वृद्धि। मेरे आकाओ प्रभुओं, शर्म नहीं आ रही तुम्हें थोड़ी बहुत? सावंत बेटा तू भी गया काम से, अभी भी बी दे रहे हैं। रे रुक जाओ बस, अब ठीक है, मैं समझ गया तुम्हें कुछ ना आता, तुम्हें रटवा लो बस। इसके लिए तो इतने सारे एग्जाम्पल दिए मैंने, इतने प्यार से समझाया, इतना सा प्रश्न तुम्हें समझ ना आया। अब क्या तुम खाक आंसर करोगे? बेटा एक बात बताओ कि प्रसार हो रहा है तो प्रसार को संकुचन में बदलना चाहिए गवर्नमेंट,
गवर्नमेंट क्या करेगी, डिफ्यूजन को कॉन्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहेगी, और उसे कन्वर्ट करना है डिफ्यूजन को किसके अंदर, कॉन्ट्रैक्शन में, तो उसे वृद्धि करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। क्या बदलाव किए जाते हैं, वृद्धि की जाती है, वृद्धि वृद्धि वृद्धि, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। कई कच्चड़ तो अभी भी बी दे रहे हैं, रे भगवान। अब विद्या की कसम खा के कह दो, समझ में आया कि नहीं आया? अब बता दो कि मैं झूठा ही झक रहा हूं कि ये कोई बात ना, बेटा मेरा काम है ये तुम्हें समझाना। अगर तुम्हें इतनी सी भी प्रॉब्लम हो तुम मुझसे बताओ। अगेन सर जी एक बार अब सुन लो, अब दोबारा से सुन लो। मैं कह रहा हूं एक चीज अगर तुमने याद रख लिया तुम जिंदगी भर याद भूलोगे ना, मेरी गारंटी है। तुम लोग अब ध्यान से सुन लेना, दोबारा समझा रहा हूं मैं, दोबारा समझा रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, मैं दोबारा समझा रहा हूं। इस बार अगर बोला काई कर दूंगा, कड़े लटकट है, गुस्सा मत दिलाना मुझे, ठीक है ना? मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए, मैं तीन तीन तरीके से समझा रहा हूं, चुपचाप कोई फर्क ना पड़ता, एक सिंपल डेफिनेशन लिखवाता है, बात खत्म करता है इसको मैं, मुझे सिलेबस ही करवाना होता तो ठीक है। अब सुन लेना दोबारा से, प्रश्न गलत ना होना चाहिए। दोबारा आ जाओ। भगवान के दिन खुदा के नेक बंदो, बेटा सबसे पहले तो जानो कि रेपो रेट होती क्या है। रेपो रेट क्या होती है, अल्पकाल के लिए उधार दी गई राशि। आरबीआई देखो तीर का निशान आरबीआई की किस ओर है, बैंक की ओर है। अल्पकाल के लिए उधार दी गई राशि की दर की रेट क्या कहलाती है बच्चा, आरबीआई की रेट क्या कहलाती है, रेपो रेट कहलाती है। सुन लो ध्यान से, वह दर जिस पर आरबीआई अपने संबंधित बैंकों को, अल्पकाल शब्द को याद रखना, अल्पकाल को क्या कहलाती है, रेपो रेट कहलाती है। अल्पकाल के लिए राशि उधार देना रेपो रेट कहलाता है, ठीक है। शाबाश, आगे परिभाषा होगी कंप्लीट। अब सुनो, देखो देखो मैं क्यों झका भाई इतनी देर, तो तुम्हारे लगभग 70% बच्चों का आंसर गलत था और 30% का सही था, 20% ने तुक्का मारा, मात्र 10% बच्चों के समझ में आया था। खच्चड़ वह देखो, रेपो दर में वृद्धि करने पर बेटा, इन वृद्धि करने पर बैंक की तरलता में, लिक्विडिटी में क्या जाती है, कमी आ जाती है, जिससे लोन महंगे हो जाते हैं और अर्थव्यवस्था में मुद्रा संकुचन हो जाता है। अरे जब संकुचन की स्थिति होती है ना, तब गवर्नमेंट क्या करती है, प्रसार करना चाहेगी, तो प्रसार करने के लिए कमी करते हैं ना कि वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं, कमी करते हैं। और जब प्रसार होगा तब संकुचन करने के लिए क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, वृद्धि करते हैं। अब समझ में आ गया ना? ठीक है, अभी भी कई खच्चड़ बी पे अटके हैं, अभी भी कई बच्चड़ खच्चड़ बी पे अटके हुए हैं। क्या कर लूं तुम्हारा मैं, भगवान तंग आ गया तुमसे मैं, ठीक है। बोला हुआ क्लियर, संकुचन की स्थिति उत्पन्न होती है। बेटा मेरा टारगेट ये ना तुम्हें रटवाना यार, तुम रटने के लिए कई कई बहुतेरी किताबों में भरी पड़ी है, विद्या किस्म बहुत सारी किताबों में भरी पड़ी है। मैं चाहता हूं कि तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हो, तुम जिंदगी भर में इकोनॉमिक्स दोबारा ना पढ़ो। मुझे भी ना आती थी यार, ये मैंने भी सीखी है, और वो जो मैं जिस तरीके से मैंने सीखी है ना, मुझे याद हुआ है, उसी तरीके से तुम्हें समझाना चाहता हूं। बस इतना सा प्रयास कर रहा हूं मैं कोई महान आत्मा ना हूं, ठीक है, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूं, पर मैंने सीखा है मेहनत से तो वो मेहनत तुम्हें ना करनी पड़ेगी, वो बस मैं तुम्हें सीधी दे रहा हूं परोस के। अरे एक तो चून दे दिया, आटा दे दिया, घी दे दिया, चीनी दे दी, इलायची दे दी, ड्राई फ्रूट दे दिया, बोला हलवा बना के खा लो। बना के खाओगे क्या तुम, ना खाओगे, किताब होती है वो। मैं तुम्हें हलवा बना के दे रहा हूं प्लेट में डाल के, अब तुम्हें खाना पड़ेगा खुद ही। अब घर पे तुम्हारे खाना देने तो मैं आऊंगा नहीं भाई,
अब तुम देखो अपने हिसाब से, ज्यादा राजनीति ना करूंगा मैं, बहुत टाइम इन्वेस्ट हो गया मेरा। ठीक, शाबाश, आगे जाओ। वर्तमान रेपो रेट कितनी है? 4.40% है। क्लियर, समझ गए? एक बार दोबारा समझा देता हूं प्यार से, एक बार दोबारा और प्यार से समझ लो भाई मेरे बच्चा बाबू, सुन लो, रसगुल्ले जैसे बच्चे सुन लो। अगर मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूं रेपो रेट में तो लिक्विडिटी में मुझे क्या आएगी? कमी आएगी बैंक के लिक्विडिटी में। लोन क्या हो जाएंगे? कमी आने से पैसा कम रहेगा तो महंगे हो जाएंगे और अर्थव्यवस्था में संकुचन हो जाएगा। कमी करने पर वृद्धि हो जाएगी और लोन सस्ते हो जाते हैं और अर्थव्यवस्था में प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वर्तमान में 4.40% है। बस ठीक है, राजनीति खत्म। चलो आगे जाओ। रिवर्स रेपो रेट, ट्रिपल आर। अब सुनो, पहले एग्जांपल सुनो। ये आरबीआई है, मैं बैंक हूं, मेरे पास तुम लोगों ने कस्टमर हो मेरे, तुमने बहुत सारा पैसा जमा करा दिया, मेरे पास तेरा पैसा पड़ा था, तो मैंने क्या कहा यार क्या करेंगे इस पैसे का? आरबीआई को दे देते हैं। आरबीआई हमें देता, आज हम दे देते हैं इनको। मैंने कहा कि आरबीआई मेरे पास 50 करोड़ रुपए पड़े, लोगे क्या? बोले हाँ ले लेंगे। बोले कितनी रेट से लोगे? बोले 5% रेट से ले लेंगे। ठीक है भाई, ले ले, बात खत्म। समझ गए? ठीक, देखो वह दर जिस पर बैंक अपनी अतिरिक्त जमाओं को, आपके एडिशनल डिपॉजिट या एक्स्ट्रा डिपॉजिट को आरबीआई के पास जमा करवाता है और बदले में कुछ ब्याज वसूल लेता है आरबीआई से, उसे क्या कहा जाता है बेटा? रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। ट्रिपल आर क्या कहा जाता है? रिवर्स रेपो रेट। मैं अगर आरबीआई से लूंगा तो रेपो रेट से, और आरबीआई को दूंगा तो रिवर्स, बैक गेयर डाल के दूंगा। रिवर्स रेपो रेट किससे दूंगा? रिवर्स रेपो रेट से दूंगा। ठीक है, चलो भाई आगे जाओ। अब सुनो, देखो इस बार, देखो इस बार तीर का निशान किसकी ओर है? आरबीआई की ओर है। कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है। किसको? आरबीआई को। अतिरिक्त जमाओं को आरबीआई के पास जमा करवाते टाइम पे जो रेट लगाएगा आरबीआई, वो कौन सी होगी बेटा? ये होगी। अब तुम मुझे एक बात बताओ, ये है रिवर्स रेपो रेट और ये है रेपो रेट, दोनों में से अधिक कौन सी होती है? बताओ कौन सा कथन सत्य है? कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है ना? ए ऑप्शन बराबर बी ऑप्शन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। आर 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 इज आर 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 और डी ऑप्शन है आर आर आर। बताओ कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? स्टेटमेंट कौन सा सत्य है? ए, बी, सी, डी। बताओ जल्दी बताओ। लिखवा दूंगा। कौन सा कथन सत्य है? समझा रहा हूं, ठीक है, दोबारा समझा दूंगा, कोई बात नहीं। पहले ये बताओ कौन सा कथन सत्य है? हाँ कर रहा हूं बेटा, ऊपर कर रहा हूं, रुक जा, समझ गया, सुन गया, मुझे रिपीट कर दूंगा। सी सी रेपो रेट ज्यादा होती है। सी, हाँ बिल्कुल 90% बच्चों का सही है। कुछ बच्चों के नहीं समझ में आया, दोबारा सुन लेना। लगभग का सही है, ऐसे आंसर दिया अगर मजा आ जाता है। क्यों? हाँ ये सही होगा, सी। क्यों सही होगा? देखो दोबारा सुनना। देखो रेपो रेट, अरे यार भगवान तेरे गर्मी बहुत लग रही है तो। देखो ये था आरबीआई और ये था मैं, ये मैं था। मैं कौन हूं? बैंक हूं। मैं एग्जाम्पल हूं, मैं बैंक हूं। ठीक है, मैं गया आरबीआई के पास कि मुझे पैसे चाहिए, है ना? तो कौन सी रेट से देगा मुझे? रेपो रेट से देगा आरबीआई।
मेरे पास पैसे हैं, मैं आरबीआई के पास गया जमा करवाने के लिए, रिवर्स रेपो रेट। कौन सा बेटा? रिवर्स रेपो रेट। देखो मैं जा रहा हूं, मैं ये देखो मैं जा रहा हूं, ये रहा मेरा हाथ मैं, और ये नीचे की तरफ इधर से आ रहा है। अब सुनो मेरी बात, देखो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। अगर मान लो कि रेपो रेट 5% थी और रिवर्स रेट 6% थी, संभव है कैसा? तुमने 5% से ब्याज पर पैसे लिए आरबीआई से और 6% से उसे ही दे दिए वापिस, तो तुमने 100 करोड़ लेकर 100 करोड़ वापस दे दोगे तुम, तो ये कहां की बात हुई? तो हमेशा इसका मान कम होता बेटा, हमेशा कम होता है। क्यों? क्योंकि ये वापिस देने वाली रेट है, तो ये 5% है तो ये 4% होगी। ये 5% है तो ये 4% ही होगी, नहीं तो तुम ही दे दोगे वापिस। तुम ज्यादा होशियार हो, आरबीआई से पैसे लिए और आरबीआई को वापिस दे दिए ना, ऐसा। इसलिए रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होती है। क्लियर? ठीक है, शाबाश। अब सुनो मेरी बात, दोबारा सुन लो। रेपो रेट वह दर जिस पर बैंक अपनी अतिरिक्त जमाओं को आरबीआई के पास जमा करवाता है तथा बदले में कुछ ब्याज वसूलता है, रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। क्या कहलाती है? रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। ठीक है, क्लियर? क्लियर? ठीक है भाई, ये लिख भी लिया, चलो आगे चलते हैं। आरबीआई बैंक कस्टमर, समझ गए? अब आ जाओ उन्हीं की बात, कमी वृद्धि की बात करते हैं, कमी वृद्धि की बात करते हैं, कमी वृद्धि की बात करते हैं। देखो अब वही बात है, दोबारा सुनो। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि करने पर, मान लो कि बैंक पहले आपसे, आरबीआई आपसे 5% पर ब्याज की दर से वापिस ले रहा था पैसे, फिर उसने कह दिया कि मैं 10% से ले लूंगा, तो बैंक आपको पैसे क्यों देगा? आप तो कल को डुबो दोगे, पैसे खा के भाग जाओगे। वो किसको दे देगा? आरबीआई को ही दे देगा। तो जैसे ही आरबीआई रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि करता है तो बैंकों में पैसे की कमी हो जाती है और लोन क्या हो जाते हैं? महंगे हो जाते हैं, और अर्थव्यवस्था में महंगे लोन होते हैं, संकुचन, मतलब पैसे की कमी, संकुचन हो जाता है। वृद्धि करने पर तरलता में कमी आ जाती है, जिससे ऋण महंगे हो जाते हैं एवं अर्थव्यवस्था में मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। शाबाश। ना पता मुझे कितनी क्लास में होगी, मैं नहीं जानता कितनी क्लासों में होगी, जब तक ना होगी तब तक पढ़ाऊंगा मैं, मेरे पास कोई पोर्टफोलियो ना है, लेकिन कम से कम तुम्हें 100 घंटे की कम से कम पढ़नी पड़ेगी, 100 घंटे की पढ़नी पड़ेगी, 100 क्लासें लगेंगी कम से कम 1 घंटे की, और 50 क्लासें 2 घंटे की। ठीक है, लगभग इतनी तो लगनी पड़ेंगी क्योंकि कई सारे टॉपिक हैं। ठीक है ना बेटा, बैंक निर्धारित नहीं कर सकता, बैंक कोई सी रेट निर्धारित करता, सब एमपीसी का काम ही है, ये रेट निर्धारित करना ही। हर 2 महीने में बदलती रहती है रेटें, हर 2 महीने में। याद रखना, कोई बड़े त्योहार के आसपास रिवर्स आपके रेपो रेट वगैरह में इनमें कमी आती है हमेशा, है ना, इनमें कमी आती है बेटा, रेपो रेट में कमी आती है हमेशा, रिवर्स रेपो रेट में नहीं, बैंकों रेपो रेट में या बैंक रेट में। बैंक रेट आएगी, देखो आगे 3 रेट है ना, बैंक रेट, तो बैंक रेट क्या होती है और रेपो रेट और बैंक रेट में क्या अंतर होता है उसकी बात करेंगे। ठीक, शाबाश।
हाँ बेटा अभी 2 ही क्लास चल रही है, ठीक है, क्लियर, इतना लिख लिया। अब सुनो, अब कमी की बात करेंगे। देखो कमी की, रिवर्स रेपो दर में कमी करने पर बैंक की तरलता में क्या हो जाती है, कमी करने पर बैंक की तरलता में वृद्धि हो जाती है, लिक्विडिटी में, जिससे लोन सस्ते हो जाते हैं और अर्थव्यवस्था में प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब समझ गए ना कि यदि अर्थव्यवस्था के अंदर प्रसार की स्थिति है तो रिवर्स रेपो रेट में क्या बदलाव किया जाएगा, प्रसार की स्थिति है तो रिवर्स रेपो रेट में क्या की जाएगी, कमी की जाएगी। क्या की जाएगी, कमी की जाएगी, ठीक है, क्लियर। रिवर्स रेपो रेट में कमी करने पर तरलता में वृद्धि हो जाती है और अर्थव्यवस्था में क्या हो जाता है, मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जस्ट उसका उल्टा, पिछले वाले का उल्टा, जस्ट, ठीक है, वृद्धि का उल्टा कमी, पहले वृद्धि कर रहे थे अब कमी कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। अब तो समझ गए ना कैसे प्रश्न बनता है, क्या होता है, ठीक है। क्लियर है। लिख लिया। लिख लिया। मजा आ गया ना, ठीक है। मुझे पता कई खतरों से अभी भी पूछ लूंगा तो गलती करेंगे बेटा, आप अगर अभी भी गलत करोगे ना तो फिर तो भगवान ही मालिक है तुम्हारा। इससे अच्छा तुम्हें कोई ना पढ़ा सकता, इससे अच्छा तो कोई नहीं पढ़ सकता भाई साहब। खुद अर्थशास्त्र अल्फ्रेड मार्शल के जेएम किन्स पढ़ाने भी आ जाए ना तो भी नहीं पढ़ा सकता तुम्हें, ठीक है। देखो याद रखना, देखो दोनों बातें आप फ्लो चार्ट से समझोगे, फ्लो चार्ट से, और दोनों बातें जो मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताई थी, ठीक है। देखो सबसे पहले तो याद रखोगे आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार रिवर्स रेपो रेट हमेशा क्या होती है, कम होती है। किसके, रेपो रेट की। हमेशा रेपो रेट का मान अधिक होता है किसके, रिवर्स रेपो रेट के। इंपोर्टेंट लगा लो, ये कथन का प्रश्न अच्छा बन सकता है। या निम्न में से कौन सी दर का मान कम होता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, दोनों का मान ही बराबर होता है, ऐसा कोई ऑप्शन बना सकता है वो, ठीक है। द रिवर्स रेपो रेट इज ऑलवेज लोअर देन द रेपो रेट एज पर आरबीआई गाइडलाइन। आरबीआई के दिशा निर्देशानुसार रिवर्स रेपो रेट का मान रेपो रेट की तुलना में सदैव कम होता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ रिवर्स रेपो रेट इज ऑलवेज लोअर देन द रेपो रेट, ठीक है, एज पर आरबीआई गाइडलाइन, ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, देखो रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि करने पर लिक्विडिटी में कमी आ जाती है, लोन महंगे हो जाते हैं, अर्थव्यवस्था में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। कमी करने पर वृद्धि होगी, लोन सस्ते हो जाएंगे और अर्थव्यवस्था में प्रसार हो जाएंगे। अरे ब्रिजमोहन, अरे ओ ब्रिजमोहन, तेरे 2 थप्पड़ लगाऊं खींच के मैं। मुद्रा संकुचन की स्थिति से महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, महंगाई। अरे महंगाई से क्यों रिलेट कर रहे हो तुम इसे, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। सस्ती चीजें प्रसार पर होती हैं, जब प्रसार होगा तब सस्ती हो जाएंगी चीजें। सस्ती तो क्या होंगे, लोन सस्ते होंगे, लोन सस्ते होंगे तो तुम्हारे पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो तुम कोई भी महंगी चीज को भी खरीद लोगे। महंगाई से कोई फर्क ना पड़ता मौद्रिक नीति का बेटा। कीमतें स्थिर करने के काम आती है, कीमतें स्थिर करने के लिए, वैल्यू को स्टेबल करने के काम आती है, कीमत को, प्राइस को, मान को।
ऐसे समझो यार, अपना लॉजिक मत और घुसाओ। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत प्यार से पढ़ा जाता है। अगर जो बच्चा लैंग्वेज को समझ गया ना, बात क्या पूछ रहा एग्जामिनर, अगर क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ लिया ना तो न आता हुआ क्वेश्चन भी आ जाएगा तुम्हें। वो हाथी जैसा क्वेश्चन दिखता है ना, बड़ा सारा थ्योरी का, अगर एक बार तुम उसको प्यार से पढ़ लोगे ना तो भी सही हो जाएगा, यकीन मानो मेरा। ठीक है, क्लियर? क्लियर? अब बताओ, देखो क्लियर लिख लिया, चलो ठीक है। वर्तमान रिवर्स रेपो रेट 4% है और रेपो रेट कितनी है? 4.40% है। आर इतना ये रहा बेटा, 4% है वर्तमान में, 1 अप्रैल 2020 के अनुसार। 1 अप्रैल 2020 के अनुसार, 2020 के अनुसार कितनी है? 4% है और वो 4.40% है। क्लास कोर्स चालू नहीं हो उससे पहले क्लास कितने दिन चलेंगी गुरुजी? अरे दो लगाओ कान के ऊपर। ठीक है, हमारे एक गुरुजी थे जो हमें पढ़ाया करते थे संस्कृत, है ना। वो गुरुजी यार बहुत कूटते थे यार, और उनका तो मारने का स्टाइल ही अलग होता था। देखो कई टीचर होते थे क्लास में, एक दिन में एक बार ही क्वेश्चन पूछते थे, खड़े कर लेते थे, 4-4 डंडे मार देते थे। वो गुरुजी राउंड लेते थे डंडों का। कैसे लेते थे वो? एक पर्सन ऐसा हार्ड पर्सन लेकर के आते, सारी क्लास को खड़ी कर देते, को मुश्किल से 1-2 बच्चा बता पाता, वो बैठ जाता, फिर खटाखट 2-2 डंडे मारे। ऐसे 2-2 डंडों के 10 राउंड लेते थे 30 मिनट की क्लास में। वो 30-40 मिनट की क्लास होती है गाँव की स्कूल में। भाई इतना पीटते थे भाई, वो इतना पीटते थे, हाथों को सुझा देते थे। ठीक है, संस्कृत हमें वैसे ही नहीं आती है, अपन को किन को आती है? अहम गच्छन्ति पाडा चरंती, अहम गच्छन्ति घुमंती फिरंती तरंती करंती नरंती, क्या है? ठीक, चलो हो गया। चलो एक लास्ट रेट और पढ़ते हैं, फिर कल पढ़ेंगे बाकी ना। लास्ट रेट ये रही बेटा, बैंक रेट। देखो अब तुम्हें कुछ याद ना करना, बस मेरी बात सुन लो। तुम्हारे मेमोरी में जो फीड हुआ ना रेपो रेट, उस रेपो रेट में मैंने एक नाम बताया था, अल्पकाल। अल्पकाल का टाइम होता है 3 महीने का, है ना। 3 महीने तक का समय को अल्पकाल कहते हैं, और 3 महीने से ऊपर को दीर्घकाल कहा जाता है ना। तो बेटा कि देखो जो हमने आर पढ़ी थी ना रेपो रेट, केवल उसमें एक शब्द का बदलाव करना कि वह दर जिस पर आरबीआई अपने संबंधित बैंकों को दीर्घकाल, लॉन्ग टर्म किसके लिए? लॉन्ग टर्म के लिए जो लोन देता है उन्हें को वो जिस दर से देगा वो दर बैंक दर कहलाएगी। जिस बच्चे के रेपो रेट समझ में आ रही थी वो बच्चा क्लियर कर गया, एक शब्द को हटाते ही वो क्या बना देगा? उसको बैंक रेट बना देगा। सेम द सेम है। खुद से जानने का प्रयास करो, इन चीजों को अपने जीवन से रिलेट करो, एग्जाम्पल बनाओ खुद के समझने के, तब जाके इकोनॉमिक्स क्लियर होगी। और यकीन मानो जिस बच्चे के यहां है ना हृदय के अंदर कि मेरे भी यहां स्टार लगे, ठीक है, मैं भी एएसपी बनूं, मैं भी एसडीएम बनूं, वो पढ़ेगा इसको। बाकी चाहे मैं तो कह रहा हूं मत पढ़ो, कोई फर्क ना पड़ता। ठीक है, जो सोचता है कि एसडीएम बनूंगा मैं सोचता मैं एएसपी बनूंगा मैं, वो पढ़ेगा इसको, इस सब्जेक्ट को। सबसे ज्यादा यही सब्जेक्ट आते हैं, सोशियोलॉजी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ पीसीएस के अंदर मेंस में। ठीक है, ठीक है, क्लियर। देखो वह दर जिस पर आरबीआई अपने संबंधित बैंकों को दीर्घकाल के लिए राशि उधार देता है, बैंक दर कहलाती है। क्या कहलाती है? बैंक दर कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? बैंक दर कहलाती है। क्या कहलाती है? बैंक दर कहलाती है। अब देखो ये फ्लो चार्ट से सुन लो, इससे डायग्राम से। आरबीआई किसको? बैंकों को राशि उधार देगा, किसके लिए? लॉन्ग टर्म के लिए।
सिर्फ रेपो रेट में अल्पकाल था, यहां पर दीर्घकाल है। दीर्घकाल के लिए जो राशि उसार देगा, जल्दी से डायग्राम बना लो, जल्दी से बनाओ, कुछ समझाने वाली बात ना इसके अंदर। कल करवाऊंगा इसके क्वेश्चन और इस टॉपिक को पूरा करूंगा कल मैं। कल क्वेश्चंस के साथ टॉपिक करवाऊंगा पूरा, कुछ कमेटियां भी करवाऊंगा इससे संबंधित, है ना, समितियां वगैरह करवाऊंगा 1990 के दशक में। ठीक है, आरबीआई बैंकों को दीर्घकाल के लिए दी गई उधार की राशि क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी। ठीक है, क्लियर, आ गया जवाब। अब देखो इसकी कमी वृद्धि की बात कहते हैं। सेम बातें हैं बेटा, सेम बातें हैं जो रेपो रेट में पढ़ी थी, जो रेपो रेट में पढ़ी थी वो सेम बातें हैं, सेम बातें हैं। पहली बात कि बैंक दर में वृद्धि करने पर बैंक की तरलता में कमी आती है, वृद्धि करने पर कमी आएगी, जिससे लोन क्या हो जाएंगे? महंगे हो जाएंगे और अर्थव्यवस्था में संकुचन की स्थिति पैदा हो जाएगी। अगर मैं यहां भी तुम्हें दोबारा समझाऊं ना तो धिक्कार है फिर मेरी मास्टरी पर, क्योंकि पीछे मैंने 15 मिनट लगाए उसे एक चीज को समझाने के लिए। अगर यहां भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना तो तुम्हें भी पढ़ना धिक्कार है तुम्हारा बेटा। फिर इतने 10 एग्जाम्पलों से इतने प्यार से समझाया बेटा, ध्यान से सुनना इस बात को, है ना। फिर पढ़ने की जरूरत ना तुम्हें, खच्चरपंथी कर रहे हो फिर तुम। ठीक है, सुनो, बैंक दर में वृद्धि करने पर बैंक की तरलता में कमी आती है तथा जिससे लोन क्या हो जाते हैं? महंगे हो जाते हैं और अर्थव्यवस्था में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। बेटा सुनना, देखो, इंक्रीजिंग द बैंक रेट लीड्स अ डिक्रीज इन इक्विलिटी ऑफ बैंक्स एंड thereby making loans more expensive and causing a currency contraction in the economy। इकोनॉमी में क्या हो जाता है? एक आर्थिक क्या खत्म हो जाता है बेटा? ये एक आर्थिक संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न हो जाता है। वृद्धि करने पर संकुचन हो जाता है, अगर कमी करेंगे तो प्रसार होगा और प्रसार की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए वृद्धि की जाती है। प्रसार की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए वृद्धि की जाती है, डिफ्यूजन को कंट्रोल करने के लिए। शाबाश। ज्योग्राफी की पीडीएफ में बोल दूंगा गुरुजी को, दिला देंगे वो, है ना। ठीक है, शाबाश, ठीक है। आज इसको पढ़ना, रात को 15 मिनट तक इस टॉपिक को दोबारा से 20 मिनट तक पढ़ना, फिर कल वापस तैयार हो क्या ना, कल क्वेश्चन करवाऊंगा इसके में। ठीक है, शाबाश। लास्ट बात सुनो, देखो, बैंक दर में कमी करने पर बैंक की तरलता में वृद्धि हो जाती है और लोन सस्ते हो जाते हैं और अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब मैंने इकोनॉमिक्स ऑफलाइन पढ़ाई थी ना एक बार, तो वहां मॉनेटरी पॉलिसी टॉपिक पढ़ाया था मैंने, है ना, बच्चों को। तो वो कसम से 2-3 एमए के बच्चे बैठे थे इकोनॉमिक्स के, जिन्होंने इकोनॉमिक्स से एमए किया था, वो इतने ज्यादा खुश हो गए, उन्होंने मेरे पैर पकड़ लिए। उन्होंने मान ली कि यार कॉलेज का प्रोफेसर था, उसको भी एसटीसी कर दी यार तुमने, है बाबू। सच में कह रहा हूं मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, दिल की बात बताता हूँ आज मेरी मैं तुम्हें, कि मुझे ना आती इकोनॉमिक्स यार, और मुझे सबसे गंदा सब्जेक्ट लगता है यार, ये ना पढ़ा जाता मेरे से, बहुत बोरिंग है। फिर मैंने एक बार ठानी मैंने कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहे कुछ हो जाए मुझे, तो इसे मैंने मेरे तरीके से मॉडरेट किया, मेरे तरीके से तोड़ा, इसको तोड़ मरोड़ के, है ना, खाया मैंने। ठीक, वही तरीका जैसा मैंने सीखा ना वैसा सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, जैसा मैंने सीखा ना वैसा सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, यकीन मानो तुम मेरा। ठीक, सर सेम है ना? सेम ना बेटा, इसमें दीर्घकाल है, उसमें अल्पकाल है। उसमें अल्पकाल था रेपो रेट में और बैंक रेट में क्या है? दीर्घकाल है। अंतर तो है यार दोनों में। ठीक है, तो
क्या होता है बेटा? द डिक्रीज द बैंक रेट इंक्रीज द लिक्विडिटी ऑफ बैंक्स एंड देयर बाय मैक्स लोन चीपर एंड क्रिएट्स अ करेंसी डिफ्यूजन इन द इकोनॉमी। ठीक है, बैंक दर में कमी करने पर बैंक की तरलता में वृद्धि हो जाती है तथा लोन सस्ते हो जाते हैं एवं अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मुद्रा प्रसार की उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, क्लियर? चलो फिर आगे चलते हैं। अब फ्लो चार्ट से समझ लो। देखो फ्लो चार्ट से समझ लो। देखो फ्लो चार्ट से, फ्लो चार्ट है ही ना इसमें, है फ्लो चार्ट है यार, कैसे नहीं है। वर्तमान बैंक दर 4.65% सेम है वो, और वर्तमान में बैंक रेट कितनी है बच्चा? 4.65% है, सेम। ठीक है, सेम याद रखना। कमी करने पर वृद्धि, लोन सस्ते और मुद्रा में प्रसार। वृद्धि करने पर कमी, लोन महंगे और कैसी संकुचन की स्थिति होती है। और वर्तमान में बैंक रेट कितनी है? 4.65% है। एक्चुअल में आज ही पढ़ा देता इस पूरे टॉपिक को मैं, लेकिन मुझे पता था कि 1 घंटे से ऊपर लग जाएगा मुझे ये टॉपिक इतना सा पढ़ाने में, है ना। फिर मैं पूरा तो करवा नहीं पाऊंगा इसको, है ना। तो मैं सोच रहा था कल की एक क्लास और लेकर के इसके खूब सारे क्वेश्चन करवा दूं, थोड़े से पुराने क्वेश्चन करवा दूं, इतना मैंने सोचा था। फिर परसों से बैंकिंग सेक्टर स्टार्ट कर दूंगा मैं, आरबीआई से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर आरबीआई, एसबीआई, इतिहास वगैरह पढ़ेंगे बैंकों का, बैंकों के काम क्या होते हैं उन सब की बात करेंगे। कई अच्छे अच्छे पर्सन बनाऊंगा। क्रेडिट कार्ड कब आया, कौन से बैंक की ज्यादा शाखा है, कम शाखा है, कौन सा मर्जेशन हुआ है, सारी बातें करूंगा। इसको उतार लेना। पीडीएफ आज ना दे रहा, आज पीडीएफ नहीं दूंगा, आज पीडीएफ नहीं दूंगा ये, क्योंकि आधी पीडीएफ है 2 पार्ट में। चलो दे दूंगा, चलो तुम भी याद रखो, दे देता हूं ये, इतनी आधी दूंगा पर। ठीक है, पूरी पीडीएफ कल मिलेगी ना, मतलब कल वाले टॉपिक पर टॉपिक तो बनेगा यार, कल मॉनेटरी पॉलिसी पार्ट 2 तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फिर ये पीडीएफ दे देता हूं आज मैं। इसको वापिस से पढ़ लेना, पीडीएफ को पूरी थ्योरी लिख लेना और रात को 15 मिनट तक पढ़ना। कल अगर एक भी बच्चे का गलत प्रश्न हुआ ना तो विद्या कसम कह रहा हूं कि एक गिलासों की दे के मारूंगा तुम्हारे में। ठीक है, इतना शानदार प्यारे तरीके से कोई नहीं समझा सकता। और मस्त रहा करो। और एक बच्चे ने आज मुझे एक मेरे ऊपर कुछ लाइन लिख के भेजी थी, उसने कहा कि गुरुजी सुनाना क्लास में, तो वो सुना देता हूं मैं कि वो क्या कहे। उसने भेजा, अंकित नाम है उसका। ठीक है, अंकित क्या कह रहा है कि बनकर फकीर बैठे थे हम जिसके लिए, क्या बात भाई, बनकर फकीर बैठे थे हम जिसके लिए, वही आकर कहने लगे कि बाबा दुआ करो। ठीक है, तो काफी अच्छा लिखा है यार इन्होंने, मस्त लिखा है। चलिए, मस्त रहो, बिंदास रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना ध्यान रखो, घर वालों का ध्यान रखो। गुरुजी से बोल देता हूँ इकोनॉमी वो ज्योग्राफी की पीडीएफ अपलोड करवा देंगे, वो ये पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगी अभी। चलिए फिर कल मिलते हैं। रिपीट पढ़ क्या जाना कचड़ो, अगर कल गलत कर देना तो जान निकाल दूंगा। ठीक है, जाओ।